हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री में पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। है ना? चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छा, क्या ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए? किसी को क्या लगता है? अब बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों नहीं पढ़ना है? अरे भाई, हम आसपास देखते हैं कि हमारे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। केमिकल चेंजेस ही तो होते हैं सारे के सारे। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। दूध है। दूध अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर समर के टाइम पे काफ़ी दिनों के लिए रख दो तो वो खट्टा सा हो जाता है ना? आयरन नेल्स, आयरन की चीज़ें हैं, उसके ऊपर जंग लग जाती है ना? रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। फ्रूट्स है, एक दिन 15-20 दिन बाद 25 दिन रखे रहो, फ्रूट्स क्या होता है? सड़ जाते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं ना। और हमारी बॉडी प्रोसेस करती है कई सारे, जैसे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें वो केमिकल चेंजेस के अंदर आती हैं, जो कि क्या हो रहे हैं? सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना? तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है क्या भाई? है ना? हम लोग इसी चीज़ के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which new substance formed having new properties। है ना? केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन is the process chemical reaction is the process in which new substance formed having न्यू प्रॉपर्टीज़। है ना? क्या होता है? जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि नए नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ वो बनते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। अब अच्छा, हमने जैसे कि बात करी थी कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर होती हैं? केमिकल रिएक्शंस इन अवर डेली लाइफ। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि पहली चीज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन तो सुना ही होगा। अगर क्या करें हम, कोई मेटल की चीज़ है या फिर आयरन है, अगर हम आयरन को क्या करते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देते हैं बहुत लंबे समय तक, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसे हिंदी में जंग लगना कहते हैं, है ना? एंड इंग्लिश में उसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और वो जो ऊपर जो हल्की सी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं रस्ट। ठीक है। दूसरी चीज़ जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, है ना? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड हो गया, खाने का पकना। खाने का पकना भी तो केमिकल चेंज है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है ना? डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। अब जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थ्रू रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो खाने के साथ मिलती है, फिर उसे ग्लूकोज में तोड़ती है एंड फिर हमें उससे एनर्जी भी मिलती है। सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, कैंडल, है ना, सीएनजी एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ न्यू होती हैं, है ना? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ एलपीजी, कैंडल, सीएनजी एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? केमिकल चेंजेस है। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं। बट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वो कई सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और चेंजेस। ठीक है ना, हम इस चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हमारा इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो इन अ केमिकल चेंज, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक, क्या होता है जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तब क्या होता है, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, न्यू हो जाती है। वो पहले जो थे वैसे अब नहीं रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो अब जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, गैस में भी इवॉल्व, गैस क्या हो सकती है, गैस में भी इवॉल्व, है ना। जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, गैस निकलती है और अ प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म, या फिर हो सकता है क्या हो जाए कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, है ना, प्रेसिपिटेट में भी फॉर्म्ड। अब देखो गैस इवॉल्व होने का मतलब क्या है कि हम जैसे कभी कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं या फिर हमारी डेली लाइफ में कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर से क्या होता है, गैस निकलती है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, हमने मान लो फ्यूल जलाया, फ्यूल जलाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हमारी क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गैसेज इवॉल्व हो रही है। और प्रेसिपिटेट में क्या होता है, कुछ चीज़ों का नीचे जम जाना। ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं हम, मान लेते हैं चूने को जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कुछ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट नीचे जम जाता है ना। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं प्रेसिपिटेशन के अंदर। प्रेसिपिटेट का मोस्टली मतलब ये होता है कि जो चीज़ें नीचे की तरफ जम जाती हैं, ठीक है, नीचे बैठ जाती हैं। और क्या हो सकता है, तीसरी चीज़ और इसके अंदर हम बात करते हैं, क्या हो सकता है, नेक्स्ट चीज़ में चेंज इन कलर। जब भी कोई क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, जो हमारा रिएक्टेंट था जब वो प्रोडक्ट में बदलता है तो उसका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, और क्या चेंज हो सकता है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, और टेम्परेचर। ठीक है, और क्या चीज़ चेंज हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, मतलब कलर में चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल स्टेट में उसकी चेंजेस आ सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हमने कोई रिएक्टेंट लिया था, वो पहले किसी और कलर में था, लेकिन जब हम रिएक्शन करा देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ सॉलिड में थी तो वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड से गैस हो जाती है, और अगर कोई चीज़ गैस होती है तो गैस से कैसी हो जाती है, सॉलिड हो जाती है ना। जैसे कि अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जब इसकी रिएक्शन कराते हैं साथ में तो हमें जो अमोनियम मिलता है वो कैसा हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो क्या हो रहा है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है या फिर गैस इवॉल्व हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें हों, पांचों की पांचों चीज़ें हों, इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ हो रही है तो हम उस चीज़ को लगभग यही बोलते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस अकर हो रहे हैं। ठीक है, चौथी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में, और न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं सब्सटेंस के बीच में, जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड ब्रेकिंग ऑफ द chemical bonds, breaking of the chemical bonds in reacting substance called reactants and formation of new chemical bonds in the substances obtained, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स,
क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, और जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, और जिन्हें क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़ें आती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो भी सब्सटेंस एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्म होते हैं सब्सटेंस, उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके अंदर पांचवी चीज़ आती है, इन अ केमिकल चेंज, ठीक है, जब कोई केमिकल चेंज होता है, ठीक है, इन अ केमिकल चेंज नो न्यू एटम्स आर फॉर्म, ठीक है, कोई भी नया एटम नहीं फॉर्म होता है, ठीक है, जो पहले था वो वैसा का वैसा ही रहता है, बस क्या होता है कि वो किसी और के साथ चला जाता है, ठीक है ना। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम के साथ जाके वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है हमारा इसके अंदर, ठीक है, वो 6 पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ओबे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर नाइदर फॉर्म्ड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली देयर बॉन्डिंग पैटर्न इज चेंज्ड। क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही हमारे एटम्स फॉर्म होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उनकी बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। अब जैसा कि हमने जाना कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है जहाँ पे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, और जिसके अंदर कई सारी चीज़ें, रेस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन फूड, बर्निंग ऑफ एलपीजी, कैंडल, सीएनजी, ठीक है। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, चेंजेस होते हैं, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो नई प्रॉपर्टीज़ के साथ वाले हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, गैस इवॉल्व हो सकती है, प्रेसिपिटेट बन सकता है, कलर में चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स में, वो जाके नए तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, और एक केमिकल चेंज के अंदर नए एटम्स फॉर्म नहीं होते हैं। केमिकल रिएक्शन POAC मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है, ना एटम्स क्रिएट होते हैं ना ही एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। अब अच्छा, केमिकल रिएक्शंस तो इतनी सारी हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या हम केमिकल रिएक्शंस को जब लिखने की बात आती है, अब तो क्या हम ये चीज़ लिखेंगे क्या कि मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले हमने लिखा बड़ा सा, फिर उसके साथ वाटर है, उसके ऊपर सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ग्लूकोज बन रहा है और फिर ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। तो हम इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को एक सिंपल मेथड की तरीके से लिखते हैं, है ना, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, तो बताते हैं हम। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction by the symbols of elements and formula of compounds involved in it. ठीक है, it is called केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स या फिर एलिमेंट्स के सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, एलिमेंट्स के सिंबल्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्मूला के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखते किस तरीके से, इस बारे में बात करते हैं। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन।
तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन देखो किस तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे केमिकल इक्वेशन को हमें लिखना होता है। अब जैसे कि क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो जो एरो के, ये जो हमारा एरो है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ये वाला जो एरो होता है जिसका पॉइंटर सिर्फ एक साइड को होता है, मतलब मीन्स राइट साइड को है, तो ये होता है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। किसके लिए होता है? फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। और राइट हैंड साइड पे जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एरो के राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जो ये एरो होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो फॉर्म होते हैं। और एक और टाइप का एरो होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का एक एरो होता है। ये वाला जो एरो होता है ये होता है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स फिर से वापस से क्या हो जा रहा है, रिएक्टेंट्स बन जा रहे हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर रिएक्शन कभी रुक ही नहीं रही है, वो लगातार होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जैसे कि A+B है, ये क्या बना रहा है, C+D बना रहा है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन A+B यहाँ पे कुछ C+D बनाता है और वापस से वो A+B बना देता है। ये वाली जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब अच्छा, सिर्फ इतनी चीज़ों से तो काम चलता नहीं है, हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है, ठीक है। टू मेक एन इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव कुछ और भी चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात आती है फिजिकल स्टेट को लिखना है। अब जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स आर रिटन इन सबस्क्रिप्ट्स, ठीक है। जो इसके लिए क्या यूज़ होता है, स्मॉल s जो यूज़ होता है वो होता है सॉलिड के लिए, ठीक है। मतलब अगर हमारा कोई भी रिएक्टेंट है या फिर कोई भी हमारा जो कंपाउंड है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देते हैं, स्मॉल s लिख देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को। स्मॉल l लिखा जाता है लिक्विड के लिए, ठीक है। स्मॉल g लिखा जाता है गैस के लिए एंड v लिखा जाता है स्मॉल v वेपर के लिए। और AQ जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्वस के लिए, ठीक है ना। स्मॉल s फॉर सॉलिड, स्मॉल l फॉर लिक्विड, G जो होता है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल v जो होता है वो वेपर को रिप्रेजेंट करता है और AQ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्वस को, है ना, ठीक है। अब जैसे कि बात आती है कुछ और चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ इसके अंदर जहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, है ना, रिएक्शन कंडीशंस लाइक एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ठीक है, यूज्ड आर रिटन ओवर द, कहाँ लिखा जाता है, ओवर द एरो सेपरेटिंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कहाँ पे लिखा जा रहा होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को जो एरो सेपरेट कर रहा होता है उसके ऊपर की तरफ हम क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे कि तीसरी चीज़ और है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जैसा कि हमने पढ़ा है या तो गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, तो फॉर गैस इवॉल्व, ठीक है,
उसके लिए हम लगा देते हैं ऊपर की तरफ को एरो, मतलब गैस इवॉल्व हो रही, इवॉल्व के जाएगी कहाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नीचे जाएगी, वो जाएगी कहाँ पे, ऊपर की तरफ जाएगी, तो गैस इवॉल्व के लिए ऊपर रख देते हैं। और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो एरो लगता है वो लगता है नीचे की तरफ, ठीक है। प्रेसिपिटेट का फॉर्म मतलब कोई चीज़ जम रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो उसको कैसे कर देते हैं, नीचे की तरफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, वाटर है ना, ये हमारा एरो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक। क्या फॉर्म होता है, C6H12O6, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी होती है गैसियस फॉर्म में, वाटर जो होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है वो हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी होती है, हमारी गैस होती है, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एंड ये हमारा 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में थी, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने G लिखा है फॉर गैस, L लिखा है फॉर लिक्विड, एक्वस लिखा है कि मतलब वो पानी के साथ मिक्सड है, एंड G फॉर गैस लिखा और ये हमारे कैटलिस्ट लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे इसके पास, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, ठीक है, इसी चैप्टर में, वो क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या चीज़ होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है, अब जैसे कि हमने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस में कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को ओबे करती है। मतलब कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ना ही एटम्स क्रिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं, और ना ही एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ इनका क्या होता है, बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या चीज़ होती है, अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इन विच द, क्या चीज़ होती है, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑन LHS एंड RHS इज इक्वल, ठीक है। कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उस चीज़ को हम कहते हैं, इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल, जिंक ले लिया, ठीक है, H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जिंक का एक एटम है, इधर भी जिंक का एक एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पर SO4 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। और जो भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब अगर हम वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो उन इक्वेशंस को पता है हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में बराबर नहीं होते हैं, उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बताती क्या क्या है, ठीक है। तो देखो कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन फैक्ट्स हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है। वो हमें बताती है कि LHS और RHS जो होता है वो बराबर होता है, किन चीज़ों का, नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। ये किस लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
कौन से लॉ को फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जहाँ पे क्या है कि अगर रिएक्टेंट्स हमारे जितने थे, जितना मास था उनका, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उनका भी मास कितना होगा? उतना ही रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आने वाले हैं। ठीक है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस करके दी ही नहीं जाती है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कभी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, केमिकल इक्वेशन को, जैसे कि बात आई कि LHS इक्वल टू RHS होता है, एटम्स बराबर होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या चीज़ है अगला टॉपिक हमारे पास? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। तो वो प्रोसेस जहाँ पे हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाय सम मेथड, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें कौन सा मेथड लगता है? ठीक है, तो इसमें लगता है जो सबसे ईजी मेथड है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब जैसे क्रिकेट खेलते हो, बॉल आई, लगा दिया, या तो 4 या तो 6, हिट किया था हमने, ट्राई किया था, अगर हो गया निकल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, नेक्स्ट बॉल पे फिर ट्राई करेंगे। तो वही चीज़ करनी होती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही एटम है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 थे, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 थे, यहाँ पे क्लोरीन का 1 है। तो ये तो फॉलो नहीं किया है ना, लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को तो फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो एटम्स बराबर ही नहीं है। तो कैसे करेंगे हम इस चीज़ों को बैलेंस? अब देखो, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नंबर ऑफ एटम्स हमें इधर दिए होते हैं उन नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना होता है, हमें इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे कर दिया तो एक्चुअली में क्या हुआ, इस 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं बल्कि किसके साथ हुआ? क्लोरीन के साथ भी हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम्स थे? 2। अब यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए? 2 हो गए। मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, रिएक्शन करके ये बना रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, मतलब कि KCl। ठीक है, और ऑक्सीजन। ठीक, तो देखो जो KClO3 है ये है हमारा सॉलिड फॉर्म में, KCl जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन हमारी गैसियस फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो चलो भाई बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अब यहाँ पे KClO3 है, यहाँ पे KCl है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, यहाँ पे पोटेशियम का 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस कुछ नहीं करता है। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम है? 1 है। यहाँ पे क्लोरीन का कितना एटम है? 1 है। चलो ठीक है, हमें यहाँ तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। और कभी भी जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, हमेशा होल नंबर्स में रहना चाहिए। ठीक है ना, कभी भी क्या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो चलो अच्छा, अगर हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 4 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन कितने हुए? 4 हो गए। अब यहाँ पे 3 है, नहीं बन रहा है अब काम। ठीक है, चलो उसी जगह पे क्या करें, अगर हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 यहाँ पर हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। और अगर हम इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया, और इस 2 का मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो 2 3 6, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ठीक है, इजी हो गया एक तरीके से। यहाँ पे कितने हो गए? 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोटेशियम भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। अब यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो हम क्या करें, इधर भी पोटेशियम को 2 कर दें। अब पोटेशियम और क्लोरीन तो एक ही एक थे, तो अगर हमने 2 कर दिए तो 2 2 हो गए।
यहाँ पर पोटेशियम कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर पोटेशियम 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देख सकते हैं हम 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस। अगली चीज़ है, अगला इसके अंदर है, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, ठीक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, ठीक है, बनाता है ये AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होती है एक्वस फॉर्म में, ठीक, प्लस वाटर H2O इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड L, कॉपी खत्म हो इधर, है ना। अब भाई इसको बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 3 है, 3 हाइड्रोक्साइड का मतलब 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, ठीक। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। चलो भाई एल्यूमिनियम का तो हमने देख लिया, एल्यूमिनियम हमारा क्या है, बराबर है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को 3 करना पड़ेगा। तो ये जो 3 है हमने इधर मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए। तो भाई मामला क्लोरीन का तो चलो क्लियर हो गया। अब क्लोरीन का मामला क्लियर करने की वजह से एक चीज़ होती है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो कितने हाइड्रोजन है, 3 + 3 6 है, तो 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना। देखो एल्यूमिनियम 1 क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बैलेंस है, ठीक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम देखते हैं कि 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, पानी भी हमारा बैलेंस हो गया। एक और लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। AlOH का होल थ्राइस, ठीक, 2 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ये रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, और बना रहा है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कैसे करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कितने मोल एल्यूमिनियम है, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2 है। चलो भाई ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं SO4 सल्फेट हमारे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है, पॉलीएटॉमिक। तो इस पॉलीएटॉमिक ग्रुप को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, ये 3 था ये भी 3 कर दिया। अब SO4 बराबर हो गए, बैलेंस हो गया। अब इसकी वजह से लेकिन एक और चीज़ होती है, 3 × 2 = 6, हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 6 हैं, और 3 × 2 = 6, 6 6 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 12 हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6, 3 × 2 = 6, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है और 3 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे हो रहा है, तो 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। तो केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस करना होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक एक करके जो हमारे पास एटम्स होते हैं, पहले ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स को देख लेते हैं, उनको बैलेंस कर लेते हैं, लास्ट में जाके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो डायरेक्टली ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे पास आगे के कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कई ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं। तो जो भी आपके सिलेबस है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और रस्टिंग ऑफ आयरन और रैंसिडिटी, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें जानी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अभी हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, नई प्रॉपर्टीज़, और केमिकल रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ LPG, कैंडल, CNG, है ना। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन जब कोई होती है तो नए सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होते हैं, गैसेज इवॉल्व होती हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में एंड नए केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स में। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, न्यू एटम्स नहीं फॉर्म होते हैं।
केमिकल रिएक्शंस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, वो मेथड जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के सिंबल्स के फॉर्म में और कंपाउंड्स के फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, बीच में एरो होता है, और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल एरो होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जो शो करता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट के लिए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, वी फॉर वेपर, ए क्यू फॉर एक्वस, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के बारे में बात आती है तो उनसे एरो के ऊपर लिख देते हैं। अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए ऊपर की तरफ एरो, और प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए नीचे का एरो, ठीक है। इस तरीके से कुछ केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। और नेक्स्ट ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पर LHS और RHS में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ हमें एटम्स को बराबर करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो हमारे अगले टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज कर लेना अच्छे से, ओके। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।